हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबों की तैयारी भी बहुत शानदार और जानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 3.0 जल्द ही आयोजित होने वाली है टीचर की। तो उसी के लिए हम लोग अभी यहाँ ईडू क्रांति चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और ये एक रिवीजन सीरीज है या क्रैश कोर्स 21 डेज़ का है, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन को करने में। और आप लास्ट टाइम में इनको रिवीजन करके आपने कहीं से भी पढ़ाई की है, कहीं से भी, तो इनको सुन के आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा लगभग में टू द पॉइंट। ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी के एमसीक्यू हों या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनसीईआरटी वगैरह कहीं के भी एमसीक्यू हो, वो सभी हम लोग आपको आपके सामने लेकर आएंगे और आप लोगों का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। तो ये पहला चैप्टर कहीं से भी मैंने उठाया है और ये इसका है कि सजीवों का जो वर्गीकरण होता है ना, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर क्यों इसका आंसर है? क्योंकि लुईस पास्चर जो है ना, वो लुईस पास्चर ने वो जीवाणु विज्ञान के जनक नहीं थे। तो आपके मन में ये सवाल आए होंगे कि आखिर जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। तो जीवाणु विज्ञान के जनक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इतना इसके लिए ऑप्शन है। तो आगे बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे देखते हैं कि थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है, कैरोलस लीनियस वर्गीकी विज्ञान के जनक है, और इवानोवस्की विषाणु विज्ञान के जनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो ये देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि चार्ल्स डार्विन इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या क्या था इनका संबंध है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से। ठीक है, और कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर को दिया था, जिसका अर्थ होता है द्विनाम पद्धति, यानी कि एक कुल का नाम और एक उसके वर्ग का नाम। ठीक है, द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने इनका जो वर्णन है ना, वो सिस्टेमा नेचुरी उनकी एक पुस्तक है कैरोलस लीनियस की, उसमें किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन कार्ल वोस का संबंध ये आपको, क्योंकि उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक जीवों को जैसे कि आर्किया, बैक्टीरिया, ये सब उन्होंने यहाँ तक कि 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किया था। किसने? तो कार्ल वॉस ने। ठीक है, और आर.एच. व्हिटेकर को तो हम सभी जानते हैं क्योंकि बहुत फेमस है वो, क्योंकि उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन सभी को जो जीव जगत को उन्होंने 5 भागों में विभक्त किया था, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। तो अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे क्वेश्चन है कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रयुक्त जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के आधार निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। देखिए, पहला है कि देख लेते तीनों ऑप्शन को, कि कोशिका का यूकोरियोटिक या प्रोकैरियोटिक होना। कोशिका का यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक होना। ठीक है, जीवों में सम विभाजन का स्तर होना, जीवों का स्वपोषी या विषमपोषी होना, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मोनेरा जगत के बारे में क्वेश्चन है। कहीं कहीं मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगेगा। वैसे ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य, जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। देखिए, बहुत बार होता है ना कि क्वेश्चन में ही उसके आंसर छिपे होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल चुका है कि अमीबा किसका सदस्य है, तो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। और राइजोबियम किसका सदस्य है, तो मोनेरा जगत का सदस्य है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी,
मतलब इसमें ये कहा गया है कि दोनों एक कोष की है, चाहे वो अमीबा हो या फिर राइजोबियम हो, लेकिन अमीबा प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है और राइजोबियम मोनेरा जगत का। क्यों, किस आधार पे है? तो इसका आधार है कि केंद्रक की संरचना के आधार पे, जो उसका केंद्रक होता है उसकी संरचना के आधार पे। क्योंकि क्या होता है ना कि केंद्रक की संरचना के आधार पे जो है अमीबा प्रोटिस्टा जो है इसका सदस्य माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि राइजोबियम जो है ना, राइजोबियम मोनेरा जगत का सदस्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6वां नंबर क्वेश्चन, मोनेरा जगत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। पहला क्या बोलता है कि इसमें एक कोशिकीय आदिम एवं सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित है। मतलब देखिए, आप वैसे भी दिमाग लगाइए, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक, ठीक है, यानी मोनेरा। तो मोनो मतलब यानी कि एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, सेलुलर। इसमें एक कोशिकीय आदिम और सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित है। और तीसरा है कि इसमें प्रायः सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें प्रायः सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि मोनेरा जगत में सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किंतु केंद्रक झिल्ली क्या होता है? तो अनुपस्थित होता है। किंतु केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। आप लोग को याद रखना है कि कोशिका भित्ति तो होगा मोनेरा में, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजेन बैक्टीरिया में निम्न में से क्या समानता है? तो देखिए दोनों में क्या समानता है कि माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजेन ये दोनों ना अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का अर्थ क्या हुआ? ये दोनों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेते हैं। कौन कौन? माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजेन बैक्टीरिया। आपको तो ये याद हो गया होगा कि माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजेन एक बैक्टीरिया है जो कि वायु की अनुपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए कथन दिया हुआ है कि मिथेनोजेन जीवाणु का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। कारण दिया हुआ है कि यह आर्की बैक्टीरिया वायवीय परिस्थिति में मीथेन गैस उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो मिथेनोजेन जीवाणु का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। ठीक है, गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है, ये सही है, लेकिन ये कथन इसका कारण जो है गलत है। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि मिथेनोजेन जीवाणु का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि निम्न में से जीवाणु के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो कथन 1 असत्य है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। जो सत्य है उसकी बात करते हैं। तो 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कृषि मृदा की सभी को पता है कि जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कृषि की जो है मतलब कि मृदा की गुणवत्ता यानी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हम लोग का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोटिस्टा जगत की ओर। मोनेरा तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि R.H. विटेकर ने जो है जीवों को 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो मोनेरा की बात ख़त्म हो गई, वहाँ से इतने क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे। अब प्रोटिस्टा की देखते हैं। तो प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग ठीक है जानते हैं। प्रोटिस्टा के MCQ। तो देखिए प्रोटिस्टा के संदर्भ में निम्न कथनों में से पर विचार कीजिए। ठीक है, ये सभी इसका आंसर है। तो देखते हैं प्रोटिस्टा में क्या खास बात है। कि प्रोटिस्टा की खास बात ये है कि इनमें जो है ना एक कोशिकीय कवक सम, पादप सम एवं प्राणी सम जीव आते हैं जो केंद्रक युक्त होते हैं। दूसरा है कि समुद्र में दिखाई देने वाली लाल जल तरंग का कारण डायनोफ्लीजेलेंट होता है, सही है। सीलिया युक्त, तीसरा है कि सीलिया युक्त डाइटम युगलीना, पैरामीशियम आदि इस जगत के प्राणी, यानी सीलिया युक्त डाइटम युगलीना,
पैरामीशियम, ये सब किसके उदाहरण हैं? प से पैरामीशियम याद रखना है, प से प्रोटिस्टा याद रखना है आप लोग को। तो पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा के उदाहरण है और इसका ऑप्शन होगा डी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो है कि असंगत युग्म कौन सा है, यानी कि कौन सा मैचिंग चुनना है, बाकी जो नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया अमीबा सही है, फ्लैजिला यूग्लिना सही है, सीलिया पैरामीशियम सही है, कोशिका भित्ति प्लाज्मोडियम गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम जो होता है ना, प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटोन जीव है। ठीक है, और ये इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति होता है। नहीं जी नहीं, प्लाज्मोडियम में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ संघ के जो है जितने भी सदस्य हैं ना, उस सब में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। प्रोटोजोआ संघ के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ ही मलेरिया का कारक होता है। आपको पता होगा कि मलेरिया किस लिए होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। तो इस ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन हुआ किया कि प्लाज्मोडियम में कोशिका भित्ति नहीं होता है। बाकी देखते हैं आगे। तो स्यूडोपोडिया अमीबा, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है। तो स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा। ठीक है, मतलब झूठा नहीं, मतलब कूट, जो रहस्यमयी टाइप का, जो दिखे हो पर दिखे नहीं, इस टाइप का स्यूडो। ठीक है, इसका अर्थ होता है, यानी कि अपोडिया मतलब पैर। ठीक है, तो अमीबा में जो है ना, शिकार विकार करने के लिए एक छुपा हुआ पैर पाया जाता है कि अपना शिकार कर ले, पता भी नहीं चले किसके पास पैर है। तो अमीबा क्या है? स्यूडोपोडिया का उदाहरण है। ठीक है, और युगलिना में जो है ना, युगलिना में जो युगलिनिया कहीं कहीं पे घूमता है युगलिना, तो उसके पास जो है ना 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला, इसमें जो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। जो युगलिना फ्लैजिला होता है क्योंकि उसको भी गमन करना होता है, शिकार करना होता है, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है ना, वो चिपटा टाइप का होता है पैरामीशियम, और उसके जो सतह होता है, उसका सरफेस जो होता है पैरामीशियम का, उसमें बहुत सारी संख्या में एकदम छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, जो उसी के माध्यम से उसमें भोजन जो होता है वो ग्रहण कर पाते हैं और घूम पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम में, देखिए पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा केंद्रक होता है। बड़ा केंद्रक को गुरु केंद्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु, जो गुरु होता है वैसे ही बड़ा होता है याद करने के लिए, तो गुरु केंद्रक, और दूसरा होता है छोटा केंद्रक यानी सूक्ष्म केंद्रक। गुरु केंद्रक जो होता है ना, सामान्य जैविक कोशिकीय परिक्रमों को नियंत्रित करता है। गुरु केंद्रक क्या होता है? तो सामान्य जो जैविक कोशिकीय परिक्रम है उसको नियंत्रित करता है। और सूक्ष्म केंद्रक क्या होता है? सूक्ष्म केंद्रक का क्या काम है? तो वो रिप्रोडक्शन में सहायता करता है सूक्ष्म केंद्रक। देखिए, ऐसे हम लोग को याद रखना है कि पैरामीशियम जो कि एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटा का काम है प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन करना, और बड़ा का काम है कि कोई भी जैविक काम है उसको करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हो गए मोनिरा प्रोटिस्टा दोनों खत्म। अब हम लोग फंजाइल यानी कि कवक जगत की बात करते हैं, जो कि विटेकर साहब ने क्या क्या दिया था? मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाइल और प्लांटी और एनिमिलिया। तो हम 2 कवर कर चुके हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा। अब हम लोग आते हैं फंजाई की ओर। ठीक है, फंजाई यानी कि कवक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कवक विज्ञान। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 14, कवकों को संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कवकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सी सही है। ठीक है, केवल 3। देखिए, इन बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा कथन असत्य है? सॉरी फॉर दैट। ओके, देखिए, कवकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 3 सही नहीं है, बाकी के जो 2 सत्य है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है कि यह साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है।
यानी कि हम आपके साथ रहें, आप मेरे साथ रहिए, दोनों एक दूसरे का हेल्प करें, कंफर्टेबल होना, ठीक है। सहजीवी मतलब साथ रहना, ठीक है। और ये तो दूसरा ऑप्शन है, ये पोषण के आधार पे मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। पोषण के आधार पे मृतोपजीवी या परजीवी होता है, और साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, ठीक है। ये दोनों सही है, बाकी सी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन सा कथन सही है? तो एक सही है, ऑप्शन एक और दो। इसमें कायिक जनन, जनन, खंडन, विखंडन, मुकुलन बीजाणुओं द्वारा होता है। कवक में क्या क्या होता है? कायिक जनन, खंडन, विखंडन, मुकुलन बीजाणुओं द्वारा होता है। और दो है कि कवक मूल पाइनस की जड़ों में कवकों के सह जीवन का ये प्रमाण है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कवक में क्या होता है, देखिए याद रखना है आप लोगों को कि कवक में ये अलैंगिक जनन होता है, जिसको मतलब लैंगिक लिंग के आधार पर जनन, लिंग नहीं होता उनमें, अलैंगिक जनन होता है कवक में। उसमें क्या होता है? विखंडन हो सकता है यानी फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन हो सकता है यानी कि बर्डिंग, कोनोडिया जैसे बीजाणु जो होता है उसकी तरह होता है, ठीक है। मतलब कवक में जो होता है अलैंगिक जनन होता है, यानी कि उसका जनन कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हम लोग को तो पता ही होगा, एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि कवक मूल जो होता है पाइनस पाइनस होता है, वो एक पौधा है, उसकी जड़ों एवं कवक के मध्य क्या होता है? एक सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। पौधों में होने वाले अधिकांश रोग जैसे कि रस्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन में भी बहुत सारा मतलब क्वेश्चन है। देखिए पौधों में होने वाले अधिकांश रोग, जैसे गेहूं में रस्ट रोग होता है, आपको पता चल गया कि गेहूं में रस्ट रोग होता है, पाउडरी मिल्ड्यू ब्लाइट रोग आदि का क्या कारण है? तो ये कवक के कारण ही गेहूं में रस्ट रोग होता है, पाउडरी मिल्ड्यू ब्लाइट रोग, इस सब के कारण कवक ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस सेरोबेसी भी कहते हैं, शराब उद्योग एवं बेकरी उद्योग में औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह O2 विहीन वातावरण में किण्वन करता है। O2 विहीन, जहाँ की ऑक्सीजन नहीं होगा, वहाँ पे ईस्ट जो होगा या सैक्रोमाइसिस सेरोबेसी, वो सब अपना श्वसन किण्वन करता है यानी फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथन कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है कि बी, ए और आर दोनों सही है, आधे का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ए और आर दोनों सही है। देखते हैं क्या क्या है। मशरूम प्रोटीन एवं विटामिन का प्रमुख स्रोत है, यानी आप लोग को पता चल गया आज के बाद आप लोग सभी मशरूम खाएंगे, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन दोनों होता है। और क्या है ये? जो एक कवक एग्रीकस है, ठीक है। और दो आर भी सही है, लेकिन उसके मतलब कि आर जो है ना, कथन कारण जो है कथन की वैसे ही व्याख्या नहीं करता, लेकिन वो भी सही है। मशरूम एक विषमपोषी यूकेरियोटिक और स्थानबद्ध पादप समजीव है, ये भी सही है, लेकिन उसकी सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कथन कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, लुई पास्चर किस संबंधित है? तो जीवाणु और प्रोटोजोअन। देखिए हमने पहला नंबर क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताया था कि लुईस पास्चर के बारे में, ठीक है। तो लुईस पास्चर जो है ना, लुई पास्चर क्या क्या किए हैं देखते हैं अभी हम लोग। लुई पास्चर देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2 लुई पास्चर किण्वन। देखिए लुई पास्चर जो है ना किण्वन, देखिए किण्वन क्या होता है? किण्वन और दूध का पास्चुरेशन, मतलब दूध को जो कुछ गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सके, तो लुई पास्चर जो है किण्वन और दूध के पास्चुरीकरण विधि का जो है, पास्चुराइजेशन विधि का खोज किया है लुई पास्चर। और किण्वन क्या होता है? आप लोगों के मन में आया होगा कि बहुत देर से मैम किण्वन बोल रही है, पर ये किण्वन होता क्या है?
देखिए, किण्वन क्या होता है ना, फर्मेंटेशन, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मतलब जहाँ पे वायु नहीं हो, यानी कि अवायवीय परिस्थिति में जो है, जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि कोई मरा हुआ चीज़ है, ठीक है, उस मृत कार्बनिक पदार्थ के जो सूक्ष्मजीवीय ऑक्सीकरण की विधि होता है, मतलब सूक्ष्मजीवीय जो है ना, सूक्ष्मजीव ऑक्सीकरण करते हैं जहाँ पे वायु नहीं हो, वो जो प्रक्रिया होती है ना, उस परिस्थिति में जो प्रक्रिया बनती है उसी को किण्वन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें CO2 एवं एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। किण्वन में क्या होता है, CO2, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं एंटी वन ल्यूवेनहॉक जो है ना, उन्होंने ये माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा था एंटी वन ल्यूवेनहॉक को। हम सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल से जान रहे हैं। तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक जो है, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी उनको कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर सी है WM स्टानले। WM स्टानले क्यों जाने जाते हैं, तो WM स्टानले जो है विषाणु का क्रिस्टलीकरण किए थे। क्या किए थे, विषाणु का क्रिस्टलीकरण। स्टानले और क्रिस्टलीकरण, ठीक है, दोनों टेढ़ा टाइप का वर्ड है, तो आप याद रखने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। स्टानले क्रिस्टलीकरण किए थे, ठीक है। इसमें विषाणु का जो है ना निर्जीव होना सिद्ध होता है, ठीक है। आके देखते हैं हम लोग टीओडाइनर क्या किए थे, तो टीओडाइनर 1971 में जो है ना पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के रोग कारक वायरस की खोज किए थे, ठीक है। पोटैटो में जो एक ट्यूबर के रोग होते हैं उनकी खोज किए थे कौन, तो ये वैसे आपको उतना नहीं जानना है, बस नॉर्मल याद रखिए, ठीक है। और बाकी हो गया आपका ये सभी ऑप्शन कंप्लीट। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी। और देखिए बायोलॉजी पार्ट 1 3.0 ईडू क्रांति, ठीक है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का लास्ट समय में बहुत अच्छे से NCERT MCQs एंड प्रीवियस ईयर MCQs ये सभी रिवीजन हो सके। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे से मैं और सुधार करूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, तब तक के लिए फिर बाद में मिलते हैं दूसरे MCQ वीडियोज में। ओके बाय, टेक केयर।